नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। तो क्या मोदी योगी के ओबीसी अस्त्र से विपक्ष त्रस्त हो उठा है? क्या पहले कमंडल और अब मंडल पर भी नजर है बीजेपी की, या फिर विपक्ष अपने ही जाल में फंसता जा रहा है? जातिवादी राजनीति के जरिए बीजेपी को घेरने के लिए मैदान में उतरी एसपी और बीएसपी को बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण के तीर से जवाब दिया तो विपक्षी दल बौखला उठे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी। तो सवाल है कि क्या राज्यों को जातियों के आरक्षण तय करने का हक मिलने से और यूपी में 39 नई जातियों को अगर शामिल कर लिया जाता है, जैसे कि सिफारिश की जा रही है ओबीसी कोटे में, क्या असर पड़ेगा यूपी की सियासत पर? आने वाले चुनावों को देखते हुए किसको इसका फायदा होगा और किसको कितना नुकसान? आज महाबहस इसी पर। आरक्षण बहाना, मोदी योगी निशाना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सामाजिक न्याय का वास्तविक मॉडल खड़ा करने का काम किया है। अब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद जितना पिछड़ों के लिए काम हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते रहे, लेकिन पिछड़ों को वास्तविक हक दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ओबीसी लिस्ट पर तकरार, आरक्षण पर आर पार। ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। लेकिन क्या एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा अच्छा मिल जाएगा? किसके साथ जाएगा, किसको हार चखाएगा? जनता पार्टी को खाली आप छोड़ दीजिए, जिसकी सरकार है उसने वो नीति अपने हिसाब से चलाई और पिछड़ों को, उसमें उतने पिछड़ों को जो उस पार्टी से संबंधित हैं, अब मैं समाजवादी कहूंगा तो कुछ पार्टी से संबंधित पिछड़े, उन्हीं को लाभ मिला। अब की बार ओबीसी के हाथ सत्ता की बागडोर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने पिछड़े और दलितों का जो आरक्षण है वो छीनना चाहती है। 22 की लड़ाई जाति पर आई। आज महाबहस इसी पर। तो क्या आरक्षण दरअसल बीजेपी छीनना चाह रही है? अभी जो कह रहे थे सुनील साजन, मैं पूछूंगा ये भी कैसे, मगर जो सवाल खड़े होते हैं कि आरक्षण बहाना या फिर योगी मोदी को निशाना बनाने की ये पूरी की पूरी मुहिम है विपक्षी दलों की। ओबीसी लिस्ट पर तकरार, क्या आरक्षण पर आर पार अब करने की ये रणनीति है? अब की बार ओबीसी के हाथ क्या सत्ता की डोर है? क्या सभी इसके इर्द गिर्द राजनीति घूमती इस वक्त दिखाई दे रही है, या कुल मिलाकर के तस्वीर अब ये है कि 22 की लड़ाई जाति पर आ गई है? आइए पूछता हूं, मनीष शुक्ला साहब बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी प्रवक्ता कांग्रेस, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव एसपी प्रवक्ता, सतीश प्रकाश समर्थक हैं बीएसपी के, और विशाल मिश्रा साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो परेशान नजर आ रही है पार्टी, वो है समाजवादी पार्टी इस पूरे कदम से। तो उन्हीं से सवाल प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव से। तो मोदी जी ने और योगी जी ने आपको ओबीसी का गोला दाग दिया। आप सम्मेलन करने निकले थे, जातियों के सम्मेलन कर रहे थे धर्मेंद्र यादव जी, तो अब लीजिए, झेलिए योगी मोदी का ओबीसी का गोला। क्यों इतने तिलमिला रहे हैं? अजय जी, भारतीय जनता पार्टी का काम ही है गोला दागना, दंगा करवाना, इसके अलावा कोई काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। ओबीसी जो बहुसंख्यक आबादी है भारत की, उसके कुछ संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने अपने संविधान में दिए थे, और देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हम लोग खड़े हैं आज। उसके बावजूद भी जो संविधान में संवैधानिक अधिकार दिए गए थे, आज तक केंद्र की जो भी सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, किसी को ओबीसी की याद नहीं आई। आज ये पूरी तरह से जब एहसास हो गया कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो ओबीसी और एससी एसटी के बिना नहीं हो सकता है, बिना उसके आप रास्ता नहीं तय कर सकते हैं, तो आनन फानन में सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। और जब आप कोई काम बहुत जल्दबाजी में करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां छोड़ देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर ओबीसी आरक्षण में आप दूसरी जातियों को डालेंगे
समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है हिस्सा बढ़ जाने का, हिस्सा बढ़ जाने का दर्द हो रहा है। हमें कोई दर्द नहीं है, हमें दर्द तो उनको हो रहा है जो कैप नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप इतने अगर कैप बढ़ाते तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। तो एसपी इतनी बेचैन क्यों है? हम बेचैन नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ हम बेचैन नहीं है। तो आप खुश हैं? नहीं है। देखिए, अगर कायदे से देखा जाए तो इस देश में बिल्कुल खुश है। ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और जितनी उनकी संख्या है, जितनी उनकी आबादी है, उतना आरक्षण मिलना चाहिए। इस कैप को बढ़ा करके कम से कम 60% करना चाहिए इस समय, जो समय की मांग है, तभी ऐसा हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि आप अगर आंकड़ों पर जाते हैं तो आज भी 75 साल होने को जा रहे हैं आजादी के बाद, आपके पास उत्तर प्रदेश में 3 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, 30 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें एक एससी वाइस चांसलर है और 2 ओबीसी वाइस चांसलर हैं। तो इनका आरक्षण देने का तरीका एक ये भी है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 ओबीसी की सीटें खाली है, तो इनका आरक्षण देने का तरीका ये भी है। ये एक तरह का लॉलीपॉप है। ओबीसी के लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि जो आपका असली हिमायती है, जो आपको असली हक दिला सकता है, वो समाजवादी पार्टी है। इस समस्या का जो समाधान है वो जातिगत जनगणना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो जातिगत जनगणना पर अपना पक्ष रखेंगे? मनीष शुक्ला जी, तो जाति पर आ गए ना, 2022 की पूरी लड़ाई मनीष जी जाति पर आ गई और बीजेपी भी अब इस पर खुलकर आ गई है मैदान में। नहीं, देखिए, लोकसभा का 127वां संशोधन जो विधेयक लाया गया है, उसमें अनुच्छेद 342 से 366(26) के संशोधन के बाद राज्यों को ये सुविधा मिल जाएगी कि वो अपनी ओबीसी की लिस्ट बना सकते हैं। अभी धर्मेंद्र यादव कह रहे थे कि समर्थक हैं इनको, शायद उस समय राजनीति में थे कि नहीं थे, कि 2001 में जब राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो सामाजिक न्याय समिति उन्होंने बनाई थी और इन्हीं के पार्टी के अशोक यादव ने उसका विरोध किया था। और बाद में लंबे समय तक हमारी सरकार नहीं, जब योगी जी आए तो उस समिति को भी हमने जीवित किया और उस पर हमने काम किया है। साथ ही साथ अब आरक्षण के द्वारा उन जातियों को जरूर लाभ मिलेगा जो राज्यों के अनुसार पिछड़ी हैं, लेकिन अन्य राज्यों में नहीं होने के साथ नाते से केंद्र की सूची में नहीं आ पा रही थी। और देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान तो समाजवादी पार्टी ने किया है इस आरक्षण का। चंद जिलों के एक जात विशेष के लोगों के लिए, जिन लोगों ने सरकार चलाई है, 14-15 साल जब हमारी सरकार नहीं थी, सपा बसपा की सरकार थी, तो सामाजिक न्याय की याद किसी को नहीं आई, किसी ने उस पर कोई काम नहीं किया। और जो बात ये कह रहे हैं कि ये चुनाव होने वाला है, तो केंद्र की सरकार का ये फैसला है और केंद्र का चुनाव अभी 24 में होने वाला है। जानकारी रखिए या अनजाने में इस तरह की बातें मत किया कीजिए जो बचकानी लगे। केंद्र सरकार के चुनाव में भी समय है और केंद्र सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, उसको संवैधानिक दर्जा दिया। आप आरक्षण छीनना चाह रहे हैं क्या? एजुकेशन में समाजवादी पार्टी को यह भी डर लग रहा है कि सारे आरक्षण को बीजेपी खत्म करना चाह रही है, छीनना चाह रही है। नहीं, हमने तो अभी, मैं वही तो कह रहा हूं, अभी मेडिकल एजुकेशन में केंद्रीय कोटे में ओबीसी को 27% आरक्षण और 10% कमजोर तबके लोगों को दिया है। केलकर की रिपोर्ट हो, चाहे मंडल की रिपोर्ट हो, या लंबे समय तक ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, ये तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और जब सतीश प्रकाश, हिलाल नकवी साहब, चलो मैं एक-एक करके सबके आपका साथ हो। विशाल जी, समाजवादी पार्टी का समर्थन था यूपीए की उस सरकार को। ओके, बाकी सब 30-30 सेकंड में अपनी बात रखिए, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं 1-2 राउंड ले सकूं ब्रेक पर जाने से पहले। सतीश प्रकाश जी, आपको भी तो डर नहीं लग रहा है या आपको कोई मतलब नहीं? ओबीसी में जो होता रहे, एससी एसटी का जितना है वो बना रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की नजर है वो हमारे सामाजिक रूप से पिछड़े, उनके हितों की लड़ाई हमारी काम है। देखिए, हमारी लड़ाई कुछ ऐसा नहीं है, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं और सामाजिक आंदोलन से हमारा जो नाता है वो लगभग 1000 साल पुराना है। और मनीष जी की पार्टी जिस नजरिए से सोचती है, हम वो सारी चीजें क्लियर कर देना चाहते हैं। देखिए, मंडल और कमंडल की जब लड़ाई होती है, इस लड़ाई में आज कमंडल मंडल के ऊपर भारी। राज्य सरकारों को 1 मई से पहले यह राइट था कि राज्य सरकार किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी अजय जी, कि अब बहुत सारी सामान्य जाति की वे जातियां जो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड है, उनको एक चालाकी के साथ ओबीसी की सूची में शामिल करके ओबीसी का जो 27% आरक्षण है, जो आबादी के हिसाब से नहीं है, ओबीसी में तमाम जातियों को शामिल किया जा रहा है।
और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय का बहाना लेकर के आरक्षण की लिमिट को नहीं हटाया जा रहा। केंद्र सरकार को बेसिकली अगर वो ओबीसी की मदद करना चाहती है तो उसको आरक्षण की जो 50% लिमिट है उसको हटाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार बड़ी चालाकी के साथ इस तरह का एक खेल खेल रही है। और दूसरी बात, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, देखिए ओबीसी समाज की कुछ समस्याएं, वो समस्या ये है कि तमाम ओबीसी वर्गों को और तमाम ओबीसी वर्गों के संगठनों को, सुनिए यही मैं बता रहा हूं, नहीं 30 सेकंड से ज्यादा होगा। सरकार के पास जातीय जनगणना के आंकड़े हैं। हाँ भाई हैं। को जातीय जनगणना की मांग नहीं करनी चाहिए। हाँ, सरकार के पास जातीय जनगणना के आंकड़े हैं। उसको केवल सामने लाने की बात है। पूछो कि इनको सरकार से जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग करनी चाहिए। ऑलराइट, फाइन। हिला लखवी साहब, आप कहीं ना कहीं बीजेपी के ट्रैप का शिकार हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि ओबीसी वर्ग की जो जातियां हैं, ओके सतीश जी, 50% की लिमिट के बाद ये कोई फायदा नहीं होगा, ओबीसी को इससे नुकसान होगा। ओके, हिलाल साहब, क्या इस ओबीसी के दाव से मोदी और योगी ने मिलकर यूपी चुनाव से पहले कमंडल के साथ साथ मंडल पर भी कब्जा करने की ठान ली है? अब क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले तो जो संशोधन बिल पास हुआ है उसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। रही बात आपके सवाल की कि अगर मंडल और कमंडल दोनों को थाम लेंगे, तो देखिए ओबीसी वर्ग जो है उसको इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, हम यहाँ पर मोदी जी का एक धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि जो सोनिया जी ने लिख करके दिया था, बराबर वो मांग कर रही थी कि नीट में ओबीसी का आरक्षण कर दिया जाए, उसको मोदी जी ने सुना और उसको जो है लागू कर दिया। तो निश्चित रूप से सोनिया जी की बड़ी सुन रहे हैं आजकल मोदी जी, सारी बातें सुन लेते हैं, उसको कर दिया। नहीं, समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है। अब आगे हम इसके न बढ़ते हैं अजय जी, हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे, ये सब जानते हैं, ओबीसी वर्ग जो है सब जानता है। आप जानते हैं कौन सही कह रहा है, कौन सही नहीं कह रहा है। ये भी सब लोग जानते हैं कि 2007 में जो शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन दिया था, उसके बाद 2015-16 में जब नीट की स्थापना की गई है तो उसमें जो है ओबीसी वर्ग को हटा दिया गया था, उनको रिजर्वेशन से वंचित कर दिया गया था। तो उस जो वंचित कर दिया गया था उसकी मांग कांग्रेस कर रही थी कि जो 2007 में कांग्रेस ने दिया था उसको जो है। लेकिन यूपी में इसका फायदा उठाते हुए जो केंद्र सरकार संशोधन कर रही है, यूपी सरकार ने लिस्ट तैयार कर ली और 39 जातियों को ओबीसी की कोटि में शामिल करने के लिए, हिलाल साहब, क्या आप इसका स्वागत करते हैं? जी। आगे हम इसी के नाम एक एक बात हम बोलते चले जा रहे हैं, बहुत जल्दी बोल रहे हैं, अगर आप बीच में ना बोले तब तक खत्म कर देंगे हम। प्लीज। दूसरा ये है कि हम क्योंकि उच्च शिक्षा से आते हैं तो उच्च शिक्षा के हम आपको कुछ बात बता दें कि अगर यही जो इस वक्त संशोधन किया था, ये संशोधन उस वक्त करते जब जो बैकलॉग है ओबीसी का उसको भर देते। केंद्रीय विद्यालयों की अगर हम बात करें तो केंद्रीय विद्यालयों में लगभग 4000 ओबीसी के पद खाली पड़े हुए हैं, उनको नहीं भरा गया। आज की तारीख में आईआईटी में 42% पद खाली है ओबीसी के, उनको नहीं भरा गया। आईआईएम में 60% पद खाली हैं ओबीसी और एससी को मिलाकर के, उसको नहीं भरा गया। ओबीसी कमीशन जो बनाया गया उसके अंदर ओबीसी के इतर लोगों को जो है उसका इसी के लिए तो रास्ते उठाए जा रहे हैं ना, ये बनाए जा रहे हैं। फटकार लगाई तब उसको सही किया गया और आज तक की ओबीसी कमीशन का जो चेयरमैन है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया है, उसको एक सेक्रेटरी का दर्जा दिया गया है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा है और पिछले 3 साल से ओबीसी कमीशन जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ, कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो ये भी ओबीसी वर्ग देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये संशोधन जरूर किया है, लेकिन ये संशोधन ओबीसी की भला करने के लिए नहीं बल्कि अपने राजनीतिक कार्यों से किया है, अपने राजनीतिक कार्यों से किया है, क्योंकि 4 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, एक जवाब छोटा सा, फिर मैं जाऊंगा जी विशाल जी के पास, फिर एक छोटा सा आप जवाब दीजिए। 1953 में काका कालेकर की रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने दबा कर रखी। मंडल की रिपोर्ट आ गई 78 से 80 के बीच में, कांग्रेस ने दबा कर रखी। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। 10 साल इनकी सरकार, प्लीज 10 साल यूपीए की सरकार थी, 10 साल यूपीए की सरकार थी। क्यों नहीं ये संशोधन यूपीए की सरकार ने किया कि राज्य अपनी सूची स्वयं बना सकता है।
सामाजिक न्याय समिति की पहली अपील के बारे में पहला आयोग राजनाथ सिंह जी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी उन्होंने बनाया। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हमने फिर उसको बाहर निकाला। मायावती जी भी की सरकार 5 साल थी, सतीश जी चिल्ला रहे हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को आपने क्यों नहीं खंगाला? आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं, आप लोगों की नीति और नीयत सबको पता चल गई है। हमारी ये सरकार थी, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार रही हो, तो आप भी उस पर बैठे राज्य की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी वंचित पिछड़ों को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, मंत्रिमंडल हो और चाहे तमाम उन जगहों पर विशाल मिश्रा। और देखिए ये जो डिसीजन है जी, राइट, विशाल मिश्रा जी नहीं, क्या ये सीधी बात मैं करता हूं, आपसे सवाल पूछता हूं कि ये आपकी नज़र में और 39 जातियों को ओबीसी कोटे में लाना सही है, उनके साथ न्याय है या दर्द है बट जाने का धर्मेंद्र यादव जी को, या हिलाल नकवी साहब को, सतीश प्रकाश जी को दर्द है कि क्रेडिट और 39 जातियों का वोट लेकर चली जाएगी बीजेपी? देखिए अजय जी, ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा में लाने की प्रतिबद्धता को लेकर चलती है। और तभी भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा कि मान्यवर कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस से पूछना चाहूँगा पहला सवाल कि आपने संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया था कमीशन को? आप इतने ही अगर उनके शुभचिंतक थे। रही बात दूसरी समाजवादी पार्टी को, 15 साल आपकी सरकार थी, आप थे सरकार में, आप अपने सरकार के कार्यकाल के द्वारा उठाई गई एक भी योजना के नाम बता दीजिए जो कि ओबीसी के हितों की बात करता हो, ताकि उससे ये लगे कि आपने उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। रही बात बहुजन समाजवादी पार्टी की, इनसे भी मेरा एक सवाल अजय जी, एक भी योजना का नाम बता दें कि जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का इन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रयास किया हो। वोट तो मांगा, जाति के नाम पर आपने खूब वोट मांगा और केवल जाति की ही राजनीति की है उत्तर प्रदेश में, और तुष्टीकरण की राजनीति की गई है। लेकिन आज जब कोई सरकार काम कर रही होती है, वास्तव में समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही होती है हर व्यक्ति को, तब आज आप कह देते हैं कि नहीं ये जो है वोट बैंक की राजनीति है। अरे मान्यवर, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है और वो नीयत नीति में दिखती है और वो नीति क्रियान्वयन में दिखती है। अभी आपने देखा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार, सतीश जी एक छोटा सा जवाब दीजिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास धर्मेंद्र जी के लिए मेरे पास सवाल है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार समाज के हर वर्ग से प्रतिनिधित्व दिया गया, एक इंक्लूसिव मंत्रिमंडल बनाया गया कि नहीं बनाया गया? और तब जब प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर परिचय कराने की बात करते हैं तो ये सामाजिक, ये जो है लोकतांत्रिक मर्यादाओं को देखिए कैसे तोड़ा गया, तो उनका परिचय नहीं करवाने दिया गया। इस प्रकार से तो इनकी सोच है। नहीं, आप सुनिए ना, सवाल सुनिए ना, आपसे आप जवाब देना। देखिए अजय जी, सवाल नंबर 1, अगर बीजेपी ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बनाया, जब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बना उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बना है तो ये अपने सरकार के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान आपने कौन सी ऐसी योजना बनाई जिससे आपने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया? आप ये बताइए, आप अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए, यहाँ पर प्रकाश डालिए, हमारा भी ज्ञानार्जन हो कि हाँ, अरे साहब आपने तो केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। सुनिए, अरे बताओ ना, सामाजिक न्याय समिति क्या है? जब आपकी सरकार थी तब आपको उनके बारे में ध्यान नहीं आया कि नहीं उनके बारे में भी स्कीम बनाई जाए, उनको भी राज्य की सूची में डाला जाए, तब आपको नहीं याद आया। समाजवादी पार्टी को तब नहीं याद आता है। किसी ओबीसी के समाज के बीच में जाकर बताइए ना। धर्मेंद्र यादव जी, ओके, ये देखिए धर्मेंद्र यादव जी बताइए। भूर्तिया अग्रहरी, दोसर वैश्य, जायसवाल राजपूत, रुहेला, मुस्लिम शाह, मुस्लिम कायस्थ, हिंदू कायस्थ, वर्णवाल, कमलापुरी वैश्य, बहुत सारे हैं। 39 में पढ़ने लगूंगा तो लंबा हो जाएगा। मुस्लिम भाट, इनको आरक्षण इनको भी मिल जाए तो क्या आपको गुरेज है? क्यों आपको दर्द हो रहा है? आपने भी तो ऐसे लिया था ना किसी का आरक्षण,
किसी की जगह। अजय जी, आरक्षण उन सभी व्यक्तियों को मिल जाए भारत देश के जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। विशाल जी जो बता रहे हैं ये राजनीतिक विश्लेषक कम राजनीतिक उत्प्रेरक ज्यादा की तरह बात कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो ओबीसी कमीशन नहीं बना सकती है, तो ओबीसी कमीशन बना तो केंद्र सरकार का ही काम है। रही बात समाजवादी सरकार ने क्या किया है, सरकार द्वारा मानव कमीशन बनाने की बात नहीं की है। मैंने कहा आप योजना तो ला सकते थे, आप स्कीम तो ला सकते थे। आपके लिए अभी कहा मनीष शुक्ला जी ने कहा तो कि कुछ ही जिले के लोगों के लिए सारा कुछ था। बैकलॉग भर्ती समाजवादी पार्टी ने किया, किसानों की सिंचाई फ्री समाजवादी पार्टी ने किया, कुछ ही जिलों के लिए लैपटॉप बांटा जो अंतिम व्यक्ति है समाज का, जो कभी सोच नहीं सकता था कि हमारा बच्चा भी लैपटॉप चलाएगा, उस तक लैपटॉप बांटा। समाजवादी आवास लाखों लोगों को दिया पूरे प्रदेश में। और आप कह रहे हैं क्या किया? इसके अलावा समाजवादी पेंशन किया। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर भारतीय जनता पार्टी बता दे कि मेट्रो का एक पिलर गाजियाबाद में अगर बनाया हो, मेट्रो का एक पिलर। एक जोड़ी से ब्रेक के बाद मैं लौटता हूँ। एक जात के लोगों के लिए इन्होंने काम किया था, केवल 4-5। अरे आप लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं कि किसने किसके लिए क्या किया। जिसके लिए जो कुछ किया उसको सबको सब कुछ पता है, पब्लिक सब जानती है। लेकिन जो जानने वाली बात है इस वक्त इस ओबीसी और आरक्षण की लड़ाई में, यकीन मानिए कि इन 39 जातियों को जो शामिल कर रही है योगी सरकार ओबीसी में, सारा समीकरण बिगड़ने वाला है, इधर से उधर होने वाला है। सिर्फ ओबीसी के मामले में नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, बाकी भी, चाहे वो ब्राह्मण दलित का इक्वेशन हो, ब्राह्मण ओबीसी का इक्वेशन हो, अगर वो पिछड़ों का इक्वेशन हो, कैसे पूछूंगा मैं सवाल। लौटते हैं कुछ ही पलों। राखी सावंत ने 79 जातियों को ओबीसी में जो हैं उनको पहले से आरक्षण मिला हुआ है और 39 जातियों को योगी सरकार शामिल करने की तरफ बढ़ रही है। इसी को लेकर के जो बवाल और इसी पर महाबहस। विशाल मिश्रा जी, आप मुझे ये समझाइए कि ये फायदे का गणित है या घाटे का गणित है बीजेपी के लिए कि 79 जातियों को नाराज करके और 39 जातियों को शामिल करना? देखिए अजय जी, भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर राजनीति नहीं करती। क्या हुआ? आप भारतीय जनता पार्टी का, अभी मैंने आपसे कहा कि जब ये टारगेट होता है या ये लक्ष्य है कि समाज के हर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा में लाना जाए, जो कि समय की मांग। तो आपको लगता है कि बात इतनी सी है या बात ये तमन्ना भी तो होगी ना बीजेपी की कि वोट मिल जाए बाकी 39 जातियों का कम से कम आने वाले चुनाव में? इसलिए तो चुनाव के पहले ला रही है। जब आप देखिए अजय जी, सीधी सी बात है, जब आप जनता के कल्याण के लिए कोई योजना लाते हैं या कार्यक्रम लाते हैं तो उसका परोक्ष लाभ जनता को होता है, तो जनता भी तो रिवार्ड में उसके बदले आपको अपना आशीर्वाद देती है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है। संविधान के अनुरूप है, ऐसा भी नहीं कि कोई जो है संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। यह भी सही है कि संविधान हमारा जो है तो जाति पर ही आ गई ना फिर तो पार्टी। बीजेपी तो कहती थी कि हमें जातिवादी से की राजनीति हम करते नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की एक आप खूबी देखिए अजय जी, भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी खूबी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने यही नहीं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी 10% का जो है आरक्षण देकर समाज को मुख्य धारा में और समाज के में वो सक्रिय योगदान कर सके, अपना विकास करके, उसके लिए भी प्रावधान किया हुआ है। तो अब इससे अच्छी सोच क्या हो सकती है? लेकिन यह बात उन पार्टियों को कैसे हजम हो सकती है कि जिन्होंने आजीवन जो है जाति की राजनीति की हो, धर्म की राजनीति की हो, किसी विशेष वर्ग को। हाँ, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा समय समाप्त है। लेकिन धर्मेंद्र जी हों, सतीश प्रकाश जी हों, उनके ऊपर एक अधिकार था, ये तो हमारा मोनोपोली था। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? कोई और कैसे? खुद तो कुछ किया नहीं। 15 साल तक किसी की सरकार होती है, टाइम अप सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये सवाल आप जो उठा रहे हैं ये इसका जवाब बनता था और इस पर जवाब मनीष जी का भी बनता था, लेकिन वक्त इतना ही था मेरे पास में। मगर असल जो लड़ाई है वो ये समझिए 54 का, ये 39 जातियों को लाने का मकसद है कि 54% की जो आबादी है ओबीसी की कुल मिलाकर के यूपी में, उसमें से जितना आ सके इधर भी, उसमें हो सके टुकड़े भी इसकी चुनावी गणित की, कोई शक नहीं इसमें। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपर्णा के साथ अब इस वक्त की खबरें।